नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों से नवदुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। ये देवी शक्ति के 9 स्वरूप हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में विशेष योग भी बनेंगे। नवरात्रि के पहले दिन माता पार्वती के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। अभी देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है। माता का दरबार सज चुका है अपने भक्तों के लिए, पूजा करने के लिए भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रे की बहुत मान्यता है, इसीलिए लोग व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घर में भी माता की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक लगातार मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज की जाएगी और इसी तरीके से आने वाले 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रे में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें कि 2 अप्रैल को यानी कि आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 3 अप्रैल को कल के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 4 अप्रैल को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, जिसके लिए लोग हर दिन मंदिरों में पहुंचेंगे। अलग अलग विधि विधान है माता की पूजा के लिए। 5 अप्रैल को मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 6 अप्रैल को मां स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 8 अप्रैल को मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। इसके बाद 9 अप्रैल को मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 10 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 11 अप्रैल को दशमी पूजन की पूजा होगी। तो 9 दिनों का ये पर्व, जिसे हिंदू समाज में पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को ट्वीट करके बधाई भी दी है। शक्ति की उपासना का ये पर्व, सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। शक्ति की उपासना का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। तो अलग अलग दिन अलग अलग दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अलग अलग देवी के स्वरूपों की अलग अलग पूजा की विधि है और उसी पूजा की विधि के आधार पर माता को प्रसन्न करने की कोशिश उनके श्रद्धालुओं की ओर से की जाती है। और 2 संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिश हमारे साथ जुड़ गए हैं विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर से और सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर से। सबसे पहले नितिश का ही रुख करते हैं। नितिश, विंध्यवासिनी मंदिर में क्योंकि अब भक्तों का तांता भी वहां पर होगा, भक्तों की भीड़ भी होगी। 2 साल बाद अगर देखें तो कोरोना से कुछ मुक्ति मिली है और उसके बाद अब जाकर पूजा पाठ, पूजा अर्चना सही तरीके से हो पा रही है। निश्चित तौर पे भक्ति का सागर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों ओर आप देखिए, चारों ओर आपको भक्ति ही भक्ति दिखाई देंगे और ये भक्त हाथों में नारियल, ध्वजा, चुनरी लेकर माता के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। तो अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि ज़रा उन भक्तों को जो कि यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लें, इसलिए उनकी जो प्रतिमा है उनके तस्वीर जरा दिखा दें। अगर आप घरों में बैठे हों तो आप परेशान न हो, एबीपी गंगा आपको माता के दर्शन टीवी स्क्रीन के माध्यम से करा रहा है। तो देखिए, माता के इस स्वरूप को देख लीजिए। माता का ये स्वरूप अद्भुत है। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के मंदिर में तिल तक रखने की जगह नहीं होती है। 9 दिनों तक यहाँ भक्ति का सागर उमड़ता है। भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, मन वांछित वरदान मांगते हैं। आपको बताऊं कि माता का ये जो स्वरूप है, ये शक्तिपीठ कही जाती है और कहा यह जाता है कि दिन में 4 बार माता का श्रृंगार होता है और 4 बार माँ अलग अलग रूपों में दिखती है। कभी बाल रूप में दिखती है, कभी युवा रूप में दिखती है। तो माता के इस दरबार की एक महिमा भी है। गंगा के किनारे ये धाम स्थापित है। काशी विश्वनाथ धाम से थोड़ी दूरी पर अगर कहें तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर माँ
माता का ये धाम मौजूद है। भक्तों की इस धाम में आस्था है और भक्तों की ये भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर जयकारे लगाते हुए। नवरात्रि का प्रथम दिन माता का दर्शन, माता का दरबार, माता का दर्शन करके सभी संकटों को दूर करेंगे, माता को प्रणाम बोलेंगे और अपने परिवार की कुशल मंगल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा दूं कि जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, वैसे ही यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी में पूरा मंदिर परिसर यहाँ पर है। जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। माता का जो गर्भगृह है वहाँ तक आज सभी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए बाहर से झांकी दर्शन कराया जा रहा है। अब जरा मंदिर के दूसरी ओर की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर मंदिर के दूसरी ओर भी आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और श्रद्धा के भाव दिखाई देंगे। चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देगी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवक हो, युवतियाँ हो, सभी माता के दरबार में पहुँच रहे हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो आप भी दर्शन करने आ गए? दर्शन करने तो मन में क्या होता है? आप लोग दर्शन करने आ जाते हैं नवरात्रि? श्रद्धा है। क्या मिलता है माता के दर्शन से? शांति मिलती है। अब कुछ जो पुरोहित हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि माता का ये जो स्वरूप है वो कितना अद्भुत है और दर्शन करने से किस तरह के लाभ मिलते हैं। गुरुजी, माता का ये स्वरूप कितना अद्भुत और दर्शन से किस तरह के लाभ? माता का महिमा वेद, पुराण, उपनिषद और यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर पाए। उनकी महिमा परम्पार है। ये नवरात्रि का मेला माता का आशीर्वाद का दिन है। जो यहाँ भक्तगण जो मनोकामना लेकर आते हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो पुरोहितों की माने तो माता सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। आप बताइए, आप लोग आज कितना व्यस्त होते हैं? पूरे साल हालांकि व्यस्तता रहती है, लेकिन आज के दिन व्यस्तता और तैयारी? आज के दिन तो हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग को कोई चीज़ का फुर्सत नहीं मिलता है। तब हमारे अतिथि माँ के दर्शन के लिए आ जाए, कोई भरोसा नहीं। उनकी व्यवस्था के जो 9 दिन हमारी माँ ही नहीं सोती है, तो हम लोग कैसे सोएंगे? 9 दिन माता का पूरा विंध्यवासिनी 9 मंदिर में दिन किस 24 तरीके घंटे से का पाठ भक्तों की बुलाने भीड़ उमड़ी हुई है और पुजारी किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। उनका कहना है कि भक्त मंदिरों में आते हैं और माता उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। ठीक है नितिश, आप हमारे साथ बने रहिए। सनुज, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन 2 ट्वीट अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजनाथ सिंह ने भी चैत्र नवरात्रि के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। सबसे पहले राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। शक्ति स्वरूपा माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही प्रार्थना है। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि करें। ये ट्वीट राजनाथ सिंह ने किया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। लिखते हैं, समस्त प्रदेश व देशवासियों को नव वर्ष के चैत्र संवत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त प्रदेश व देशवासियों को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने दी हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज का रुख कर लेते हैं। मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर पर वो मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं वो भी देखते हैं। क्या तस्वीरें सनुज वहां से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं पहुँचा हूँ मेरठ में सदर काली माता मंदिर पर, और यहाँ देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। 2 साल कोरोना में बीत गए, तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी कई बार मंदिरों में दर्शन कराए गए थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना काल नहीं है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये सदर काली माता मंदिर को शमशान महाकाली भी कहा जाता है। कहते हैं कि करीब 500 साल से पुराना ये ऐतिहासिक और सिद्धपीठ मंदिर है। कभी यहाँ माता की एक छोटी सी यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, और उसके बाद जब लोग यहाँ श्रद्धालु आने शुरू हुए, उनकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हुई, तो उसके बाद यहाँ धीरे धीरे जो विशाल मंदिर है उसका स्वरूप ले लिया गया, और यहाँ पर जो माता की जो बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि मैं जो एबीपी के दर्शक हैं, इस समय एबीपी को देख रहे हैं, एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, वो माँ काली से के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मनोकामना अपनी मांग सकते हैं। और माता के दर पर जो भी आया है वो कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता। विशाल मूर्ति है, पूरे मेरठ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मेरठ के सदर काली माता मंदिर में माथा टेकने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, और सभी की जो खाली झोली है वो माता भर देती है। और यहाँ पर जो गाने हैं, जो भजन है, वो भी गुनगुनाए जाते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटू की। वो भी वक्त आता है, लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
यहाँ देखिए आपसे आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है और खाली मंदिर के भीतर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मंदिर के बाहर मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि मंदिर पूरी तरीके से आस्था का केंद्र, जिस तरीके से श्रद्धालु आस्था की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो यहाँ की तस्वीरें देखने लायक है। कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कब से वो यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से माता ने उनकी मनोकामना पूरी की। माता जी, आपसे जानना चाहूंगा, कब से आ रहे हैं? आज ही आए पहली बार। अच्छा, क्या सुना था मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा है मंदिर। अच्छा, हाँ। मनोकामना वैसे तो हर साल आते हैं हम। वैसे तो हर साल आते हैं, आज पहले दिन आए हम। अच्छा, आज पहले दिन। हाँ मनोकामना। हाँ जी, सब मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। और जी, आपसे जानना चाहूंगा, हर मनोकामना पूरी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हर मनोकामना पूरी होती है। हमें जब से होश संभाला है, जब से नवरात्रि करनी शुरू करी है, तब से ही आ रहे हैं। अच्छा, तभी से आ रहे हैं। तब से ही आ रहे हैं। अच्छा माता जी, जो मांगा वो मिला? मिलता है, सबको बिना मांगे मिलता है। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो इसके दरवाजे पे आ रहा है उसे बिना मांगे ही सब कुछ इच्छा पूरी करेगी। आज हम जिस जगह हैं, हमें उम्मीद नहीं थी हम उस जगह होते कभी। हाँ, इतनी आशा है। इतनी आशा है। देखिए, आपने जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी आपने बातें सुनी हैं। उनका जिस तरीके से कहना है कि यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, माता खुद खाली झोली भर देती है। एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए सदर काली माता मंदिर की तस्वीरें हैं, यानी कि मन की मुरादें पूरी करने वाली देवी, और इसीलिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लोगों के मन में देवी के प्रति श्रद्धा है और वो श्रद्धा को हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जब से नवरात्रि करनी शुरू की है तभी से लोग वहां पर आ रहे हैं और हर एक मनोकामना वहां पर पूरी होती है। ठीक है, शुक्रिया सनुज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है। सिद्धार्थनगर से सीएम अभियान की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद से इसकी शुरुआत करेंगे। अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों से शुरुआत करने वाले हैं। बीमारी से बचने के तरीके की लोगों को इस अभियान के तहत जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है। अलग अलग जिलों से अलग अलग मंत्री, सिद्धार्थनगर से खुद मुख्यमंत्री अभियान की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद से शुरुआत करेंगे और अलग अलग जिलों से कई और मंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बीमारी से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। संचारी रोग नियंत्रण इसका नाम रखा गया अभियान का। कैसे आप सतर्क रह सकते हैं और कैसे बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं, इस अभियान में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जहां अलग अलग जिलों से इसकी शुरुआत होगी। कुछ जिलों से मुख्यमंत्री, सिद्धार्थनगर से मुख्यमंत्री और कई और जिलों से कुछ मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे अनुभव का ही रुख करेंगे। अनुभव, आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत क्या लोगों को समझाया जाएगा, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए, संचारी रोग अभियान की बात करें तो वो शुरू होता है हर साल, जो है वो अप्रैल में उसकी शुरुआत होती है। और बीते 2 वर्ष चूँकि कोरोना रहा तो 1 साल तो बिल्कुल इस पर रोक लगी रही, लेकिन पिछले वर्ष भी इसको शुरू किया गया था और इसका एक अच्छा परिणाम भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। योगी वन की अगर बात करें तो जो संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई, इससे बहुत जगहों पर हम कहें तो जो बच्चों की बीमारी, अलग अलग बीमारियाँ होती थी, उसमें भी कमी आई और जो अन्य बीमारियाँ थी, खासतौर से जो गर्मी के महीने में खासतौर से होती है, उस तरह की बीमारियों पर भी कहीं न कहीं उसका भी जो ग्राफ था वो कम हुआ था। तो इसकी शुरुआत इस बार मुख्यमंत्री जो है वो सिद्धार्थनगर से कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और ऐसे जिलों को चुना है जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, इसीलिए सिद्धार्थनगर को चुना है। आज इस संचारी रोग अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री वहाँ से करेंगे, सिद्धार्थनगर से, जबकि उप मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक वो फिरोजाबाद में रहेंगे। इसी तरीके से जो राज्य मंत्री बनाए गए मंकेश्वर सिंह वो बाराबंकी में रहेंगे। तो मैसेज यही है सरकार का कि हमने जो भी अभियान चलाए, खासतौर से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसको बेहतर करने के लिए जो भी अभियान चलाए हैं वो सारे अभियान शुरू हैं और वो सारे अभियान शुरू हो रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब आज तो देखिए संचारी रोग अभियान की शुरुआत हो रही है, फिर मुख्यमंत्री जो है वो जो स्कूल चलो अभियान है उसकी भी शुरुआत करेंगे, वो भी कार्यक्रम श्रावस्ती से होगा। तो ऐसे ही जिलों को चुना गया है जो कहीं न कहीं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हों, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और संचारी रोग अभियान के तहत
एक तरीके से हम कहें तो व्यापक अभियान चलाया जाता है ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर से, और जो शहरों में भी अगर हम कहें जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी ख़ास तौर से एक अभियान चलाया जाता है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, इसके लिए ये पूरा फोकस होता है और 1 महीने तक ये अभियान चलता है। बिल्कुल अनुभव, आपने बता दिया किस तरीके से अभियान चलता है और इसमें किस तरीके से जानकारी दी जाती है। आज कौन सा मंत्री कहाँ रहने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थनगर में तो खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, ब्रजेश पाठक भी रहने वाले हैं एक जगह पर। कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से मंत्री मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री तो इसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर से कर रहे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक जो है वो फिरोजाबाद में रहेंगे, वहाँ पर इस अभियान में शामिल होंगे और वहाँ पर जो है वो जो डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जब आज गए हैं सिद्धार्थनगर तो वहाँ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसी तरीके से राज्य मंत्री बनाए गए हैं महेंकेश्वर शरण सिंह, तो महेंकेश्वर शरण सिंह बाराबंकी में रहेंगे, वहाँ इस अभियान की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ जो डॉक्टर है वहाँ पर अन्य जो स्टाफ है उन सारी चीज़ों की समीक्षा भी होगी। तो एक तरीके से समीक्षा भी होगी स्वास्थ्य सुविधाओं की कि क्या स्थिति है, और जिस तरीके से कोविड के दौरान हमने देखा जो 2 वर्ष कोविड के रहे उत्तर प्रदेश में, सरकार ने किस तरीके से काम किया। आप देखिए, सबसे ज़्यादा 30 करोड़ लोगों को अगर डोज दी गई तो वो उत्तर प्रदेश में ही दी गई है। तो सबसे ज़्यादा काम स्वास्थ्य पर लगातार सरकार का कहना है कि हम कर रहे हैं और इसे आगे भी अनवरत जारी रखेंगे। बिल्कुल अनुभव, वो नज़र भी आता है और इस तरीके से अभियान चलाकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं चकिया के बरौझी गांव के सिवान में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने के कारण फसल जलकर राख हो गई। किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी मिलने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी लोगों के नुकसान की जांच कराकर मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो 40 बीघा से ज्यादा फसल जलकर राख हो गई है, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। खेत में गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। देखिए, लगातार ये तस्वीरें चंदौली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गेहूं की फसल पूरी तरीके से जल चुकी है। आग लगने के कारण फसल यहां पर जलकर राख हो गई है। चंदौली के चकिया के बरौझी गांव के सिवान में ये गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। और चंदौली में जिस तरीके से आग लगी, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया है। चंदौली के सिकंदरपुर गांव थाना चकिया में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। सरकार बताए इस दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार की तरफ से क्या इस पर स्टैंड सामने आता है। देखिए, चंदौली आग की घटना पर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। आग को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 24 घंटों में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को किसानों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाने की बात भी कही है। आग को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। 24 घंटों में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को किसानों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। इस दौरान किसानों की कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगने की आशंका है। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। जानकारी के बाद भी घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। देखिए, तस्वीरें कुछ आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। इस तरीके से आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गेहूं के खेत में प्रयागराज में आग लगी है। इस दौरान किसानों की कई बीघे की फसल जलकर खाक हो चुकी है। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर नहीं पहुंची है। हालांकि स्थानीय लोगों ने, गांव के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश वहां पर की है।
वही खबर बुलंदशहर से, जहां पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान लाठियां चली है। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से अफरा तफरी मची है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है, जिसके बाद काफी भगदड़ मच गई। भगदड़ में हो सकता था बड़ा हादसा। कार्यक्रम देखने छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान लाठी चलाई गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पंजाबी सिंगर काका का एक कार्यक्रम, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। कार्यक्रम देखने के लिए छोटे बच्चे भी इस दौरान पहुंचे थे। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हजारों लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान लाठियां भी चली, बड़ा हादसा हो सकता था।